हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जो हम पॉलिटिकल लेक्चर ले रहे थे। सो प्रियम्बल में हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में अ, चार चीजें निकल कर बाहर आती हैं। पहली चीज आती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो ताकत है, जो पावर है, उसका सोर्स कहाँ है? उसका सोर्स है पीपल ऑफ इंडिया। नंबर दो जो निकल के आता है वो है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेचर, भारत का जो स्टेट है उसका नेचर कैसा कैसा है, किस तरह का स्टेट है। नेचर ऑफ स्टेट। तीसरी चीज जो निकल के आती है वो है जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं, गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान हमारे देश में किस तरह का देश स्थापित करना चाहता है, किस तरह की व्यवस्था स्थापित करना चाहता है संविधान। संविधान का गोल या ऑब्जेक्टिव है कि भारत में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। ये 3 नंबर है। और 4 नंबर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि 4 नंबर है डेट ऑफ अडॉप्शन। 26 नवंबर 1949, 1949। किस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया था, ऑन विच डेट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। ठीक है, तो ये चार चीजें निकल के आती है। इनमें से दो चीजों को हमें डिस्कस करना पड़ेगा, नेचर ऑफ स्टेट और गोल्स। इनको एक डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा बिकॉज नेचर ऑफ स्टेट्स में जो शब्द हैं, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक एक शब्द के ऊपर यूपीएससी में प्रीलिम्स में और मेंस में सवाल आ सकते हैं। सिमिलरली जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये चारों शब्द न सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बट आपके एसए के लिए और बाकी पार्ट्स आपके इंटरव्यूज के लिए, सबके लिए इनको इनको समझना जरूरी है। ठीक है, सो आज कंटिन्यू करेंगे पहले शब्द के साथ जो है सॉवरेन, सॉवरेंटी। ठीक है, तो ये वीडियो है रिगार्डिंग सॉवरेंटी। ठीक है, सो भारत एक सॉवरेन नेशन है। भारत के पास सॉवरेंटी है, संप्रभुता है। इसका मतलब क्या है? संप्रभुता, सॉवरेंटी मतलब अपना जो डिसीजन है हम खुद लेते हैं। वी टेक आवर ओन डिसीजंस, ओन डिसीजंस। देश के हित में जो डिसीजन लेना है वो देश खुद लेता है, बाहर से कोई नहीं बताता आपको क्या करना है। ठीक है, सो बाहर से नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा कि नहीं भारत को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, भारतीय सरकार को ये स्कीम लानी चाहिए, ये स्कीम नहीं लानी चाहिए। कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हम नहीं मानते। हमारा डिसीजन हम खुद लेते हैं, चाहे वो हमारे इंटरनल मैटर्स हो या एक्सटर्नल मैटर हो, हमारे भीतरी मामले हो या एक्सटर्नल मैटर्स हो। देश फैसला लेता है पब्लिक अपने सिटीजन्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, देश के हित को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी बाहरी प्रेशर के। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स दोनों में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। इंटरनल मैटर्स जहां पे हम खुद डिसीजन लेते हैं, एंड एक्सटर्नल मैटर्स जहां पे हम खुद डिसीजन लेते हैं। कुछ एग्जांपल से समझेंगे हम। तो पहले कुछ इंटरनल मैटर्स के बारे में देखते हैं जहां पे हम खुद अपना फैसला लेते हैं। सो एक उदाहरण हो सकता है सब्सिडी। उदाहरण बहुत सारे हैं, मैं कुछ उदाहरण डिस्कस करूंगा सिर्फ सब्सिडी। सब्सिडी आप इकोनॉमी पढ़ें, इकोनॉमी में बहुत डिटेल टॉपिक है बट शॉर्ट में सब्सिडी जो मेनली हम देखते हैं दो तरह से, और भी होती है बट दो तरह की जो मेन सब्सिडी सामने निकल कर आती है वो है, एक है जो एमएसपी यानी फार्मर्स, किसानों से मार्केट में जो मूल्य है, बाजार में जो मूल्य है उससे ज्यादा पैसे देकर सरकार खरीदती है। सरकार मार्केट रेट से ज्यादा रेट में किसानों से अनाज खरीदती है ताकि किसानों को कुछ लाभ हो सके, को सपोर्ट मिल सके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और दूसरा चीज जो राशनिंग सिस्टम है हमारे देश में, जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके तहत जो राशन दिया जाता है उसमें गरीबों को मार्केट रेट से काफी कम रेट में अनाज दिया जाता है। सो ये दोनों में सरकार सब्सिडी दे रही है, किसानों को दाम बढ़ा के दे रही है और गरीबों को दाम कम करके सामान दे रही है। सो ये जो सब्सिडी है, ये सब्सिडी को लेके बहुत सारे मुद्दे हैं। सब्सिडी को लेके बहुत सारे एक्सटर्नल कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में
बहुत इसको लेके झुंझलाहट है, प्रेशर है, भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं वो डिटेल में हम इकोनॉमी लेक्चर में समझेंगे। बट इन शॉर्ट इतना समझ लीजिए कि जब भारत अपने किसानों को सब्सिडी देता है या अपने गरीबों को सब्सिडी पे सस्ता अनाज देता है, तो अमेरिका की या यूरोपियन जो कंपनीज हैं जो भारत में अनाज बेचती हैं, उनको नुकसान होता है। मतलब उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, वो महंगा अनाज लेकर आ रही हैं देश में, और देश में यहाँ पे सस्ता अनाज, देश की 67-70% आबादी, लगभग 70% आबादी को देश फ्री में अनाज दे रहा है, या बहुत कम दाम, नॉट फ्री में, बहुत कम दाम में अनाज दे रहा है। ठीक है। तो इसके चलते अब उनका महंगा अनाज नहीं बिकता है जितना उनको बिकना चाहिए, जितना वो चाहते हैं कि बिके। सो सब्सिडी के चलते क्या होता है कि बाहर की कंपनियां जो अनाज भारत में बेचना चाहती हैं उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। सो इसके लिए जो अमेरिकन कंपनीज है, जो अमेरिका या यूरोप, ये जो कंट्रीज हैं, इनकी जो सरकारें हैं, वो भारत पर प्रेशर डालती हैं कि आप सब्सिडी कम कर दो या सब्सिडी बंद कर दो, सब्सिडी आपको बंद कर देनी चाहिए। ये पूरा डिटेल में हम देखेंगे जब हम इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब पढ़ेंगे, WTO के बारे में हम इकोनॉमी में तब देखेंगे। बट मोटा मोटा बात यह है कि बाहर से प्रेशर आता है कि हमको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि आप अपना डिसीजन ऐसा लें कि अपना सब्सिडी बंद कर दें। भारत को बाहर से प्रेशर आता है। बट क्या हमने बंद की है सब्सिडी? बिल्कुल नहीं, हमने सब्सिडी बंद नहीं की है। इनफैक्ट हमने ये जो हमारा PDS या हमारा जो राइट टू फूड का जो प्रोग्राम है, उसके तहत हमने उसको और बढ़ा दिया है, इसको और एक्सपैंड कर दिया है। न सिर्फ स्कूल के मिड डे मील स्कीम में, न सिर्फ राशन दुकान पे, न सिर्फ ICDS सेंटर्स में, बल्कि कोरोना के टाइम पे जो हमने स्टार्ट किया था कि गरीबों को गरीब कल्याण अन्य अन्न योजना, जिसके तहत गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, उसको हमने और बढ़ा दिया है और उसको और एक्सटेंड कर दिया है। सो हम बाहर के प्रेशर से नहीं झुक रहे हैं, अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिसी हमारे देश के लोगों के हित में है। ये पहला एग्जाम्पल। हमारे इंटरनल मैटर्स में हम बाहर का प्रेशर नहीं लेते हैं। उसका दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सोलर पैनल्स। सो आस्ते आस्ते हम सोलर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे दो चीजें मैं करूंगा, सोलर पैनल के बारे में बात करूंगा और कोल, दोनों के बारे में बात करूंगा। सो सोलर पैनल का आस्ते आस्ते हम प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दूसरे जो देश हैं, अमेरिका या चीन या जापान या ताइवान, यहाँ पे जो सोलर पैनल बने हुए हैं, ये देश चाहते हैं कि इंडिया उनसे इंपोर्ट करे। तो इंडिया ने जो गवर्नमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट के लिए सोलर पैनल लगा रहे हैं, उनके लिए एक वो मतलब एक लिमिट दे दिया है कि आपको एटलीस्ट इतना परसेंट सोलर सोलर पैनल जो आप लगाएंगे देश में, सड़कों पर, स्टेशन पर, उसमें से कम इतना परसेंट आपको देश में बने हुए मेड इन इंडिया सोलर पैनल्स खरीदने हैं। मैंडेटरी कर दिया कि मेड इन इंडिया सोलर पैनल्स ही खरीदने हैं आपको, इतने सारे। एक्सपोर्ट जो उसमें जो बाकी बचेगा वो आप बाहर से मंगा लीजिए। तो इससे बाहर जो दूसरे देश है, चाइना, अमेरिका, उनको अच्छा नहीं लगता, दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि वो इंडिया में बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, एंड इंडिया बोल रहा है कि नहीं, हम मेड इन इंडिया को पहले यूज करेंगे। सो वो फिर से प्रेशर डालते हैं देश के ऊपर, और इस प्रेशर के बावजूद भी हम अपनी पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हैं। कोल, ऑल्दो हम सोलर पावर और विंड पावर और हाइडल पावर की तरफ, न्यूक्लियर पावर, इसमें आस्ते आस्ते ग्रो कर रहे हैं, बट फिर भी अभी भी मेजोरिटी हमारा जो पावर है, तकरीबन 55-60%, 55% तक का हमारा जो पावर है देश में जनरेट होता है, अभी भी कोयले से होता है। हमको पता है कि कोल हमको आस्ते आस्ते घटाना है, बट सडनली नहीं घटा सकते हैं। सडनली हम कोल अगर यूज करना बंद कर दे तो हमारे देश में कुछ दिक्कतें हो जाएंगी, बिकॉज हमारी कंट्री अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। हम उस तरह से डेवलप नहीं है कि हमारे पास क्लीन टेक्नोलॉजी बहुत चीपली अवेलेबल है। हमको सबको अभी भी बिजली पहुंचानी है, गांव गांव में जहां जहां पे बिजली नहीं है, हर जगह बिजली पहुंचानी है, ताकि हर जगह डेवलपमेंट हो सके। सो हर जगह बिजली पहुंचाने के लिए हमारे पास जो कोयले का सोर्स है उसको यूज करना पड़ेगा। हम आस्ते आस्ते फेज आउट करेंगे, आस्ते आस्ते घटाएंगे, बट फिलहाल के लिए हम कोल इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए भी बाहर से प्रेशर आता है कि आप कोल का इस्तेमाल बंद करें, या वरना हम आपके सामान नहीं खरीदेंगे, हम आपके हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे। बट इंडिया ने कहा है कि भाई, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, देश हित में ये जरूरी है कि हम आने वाले कुछ दशकों तक कोल का इस्तेमाल करें, आस्ते आस्ते घटाएंगे बट इस्तेमाल करेंगे।
और आस्ते आस्ते कुछ दशकों के बाद हम कोल को धीरे धीरे बंद कर देंगे। फिलहाल के लिए हम यूज करेंगे, बिकॉज आप लोग जो यूरोपियन कंट्रीज हो, जो अमेरिका है, आप लोगों ने 200-250 साल तक कोयला जला के डेवलप हो गए आप लोग। अब जब हम डेवलप हो रहे हैं तो आप हमारे ऊपर अंकुश लगा रहे हो कि आप कोल इस्तेमाल मत करो। सो आपके पास ये बोलने का कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कि हम कोल यूज करना बंद करें। सो हम अभी कंटिन्यू करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, हमारे देश हित में है ये। सो अगेन, सॉवरेनिटी, संप्रभुता, हम बाहर बाहर का प्रेशर को नकारते हुए अपनी पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत ही सुंदर एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, इसको बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग, कुछ बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर है, हाँ, जिसकी दवाएं बहुत महंगी आती हैं, बहुत महंगी दवाएं आती हैं, क्योंकि दवाएं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आपके ज्यादातर अमेरिकन जर्मन कंपनीज, अमेरिकन या जर्मन कंपनीज, नोवार्टिस और ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो दवाइयां बनाती हैं। लिवर कैंसर और बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं जिनका इलाज इजीली अवेलेबल नहीं है। दवाइयां बहुत महंगी हैं। एक बंदा अगर साल भर की दवाई का खर्च देखे तो साल भर लाखों खर्च, करोड़ तक जा सकता है, करोड़ रुपए तक जा सकता है खर्च, दवाइयों का खर्च। तो एक आम बंदा भारत का उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बंदे की औकात के बाहर है, हैसियत के बाहर है कि 1 करोड़ रुपए की दवा खरीद सके, लेकिन बीमारी उसको भी होती है। सो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने नोवार्टिस या इस तरह की जो फॉरेन कंपनीज हैं, नोवार्टिस अमेरिकन कंपनी है, बेयर एक जर्मन कंपनी है, इस तरह की और भी कंपनी है, इस इनके जो दवाइयां हैं, उन दवाइयों को बनाने के लिए भारत में कुछ कंपनियों को लाइसेंस दे दिया है। बोला है कि नोवार्टिस की जो दवाई है या बेयर की जो ये दवाई है बहुत ही महंगी है, इंडिया की आप कंपनी है, आप ये लीजिए, इसका फॉर्मूला स्टडी कीजिए कैसे बनाया गया है और इसको आप बनाइए और सस्ते में बनाइए और एकदम सस्ते में बेचिए। तो इंडियन कंपनीज को लाइसेंस दे दिया गया है कि आप ये लाइसेंस लीजिए और आप बनाइए, सस्ते में बनाइए हमारे देश के लोगों के लिए, और अफ्रीका या फिर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहां के गरीब लोगों के लिए दवाई बनाइए। जेनरिक मेडिसिन जिसको बोलते हैं, जेनरिक दवाइयां आप बनाइए। आपको बाहर के कंपनीज अगर कोई केस करती हैं आपके खिलाफ या हमारे देश के खिलाफ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वी एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने आपको ये लाइसेंस दिया है कि आप ये दवाई बनाइए और इसको सस्ते में बेचिए। इसके चलते इन दवाइयों की कीमत 1000 गुना तक कम हो जाती है, हजारों गुना कम हो जाती है, और हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ऑब्वियसली ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपने देश की सरकारों को बोलती हैं कि हमारा लॉस हो रहा है, और इनकी देश की सरकारें जैसे कि अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज है, वो इंडिया को चैलेंज करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इंडिया पे प्रेशर डालते हैं कि हम आपको सैंक्शन कर देंगे, आपके खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हमारा कंट्री बोलता है कि हमारे इंटरनल मैटर्स में आप दखल मत दीजिए। हमारे देश में गरीब लोग हैं जिनकी हमें भलाई करनी है, हम अपने देश में अपने कंपनी को लाइसेंस दे रहे हैं दवाई बनाने के लिए, आप चुप रहिए। इसको कहते हैं सॉवरेनिटी, अपना डिसीजन, हमारा इंटरनल मैटर्स में हम अपने देश में क्या कर रहे हैं, किसको क्या लाइसेंस दे रहे हैं, आप चुप रहिए, आप बाहर से कुछ मत बोलिए। सॉवरेनिटी का अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये थे इंटरनल मैटर्स, देश के अंदरूनी मामले। अब देश के बाहर के मामले, एक्सटर्नल मैटर्स, जहां पे अगेन हम देखेंगे कि देश सॉवरेनिटी या संप्रभुता से काम लेता है और बाहर के दबाव में नहीं आता है। इसका एक एग्जांपल आप लीजिए, ठीक है, अभी इसराइल और हमास, या इसराइल और फिलिस्तीन बोल सकते हैं, इसराइल हमास बोलना ज्यादा ठीक रहेगा। ये युद्ध चल रहा है, बहुत सारे कंट्रीज, स्पेशली वेस्ट एशियन कंट्रीज, पश्चिमी एशिया की जो देश है जिनसे भारत के अच्छे रिलेशंस है, ये चाहते हैं कि भारत इसराइल की कड़ी निंदा करे, इसराइल के अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशंस में बात करे, और इसराइल को बोले कि तुम तुरंत सीज फायर करो, लड़ाई रोको, और इसराइल का निंदा करो, इसराइल के अगेंस्ट में वोट दो यूनाइटेड नेशंस में। बट इंडिया बोलता है कि इसराइल के साथ हमारा जो रिलेशन है वो हमारा रिलेशन है,
हमारा अपना यूनिक रिलेशन है। आपका इसराइल के साथ क्या रिलेशन है, आप इसराइल से क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, वो आपका मैटर है। हमारा इसराइल से क्या रिलेशन है, हम क्या चाहते हैं इसराइल से, कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं, वो हमारा मैटर है, वो हमें आप डील करने दीजिए। इसराइल को की निंदा करनी है कि नहीं करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, कितनी करनी है, वो हम अपने हिसाब से करेंगे, वो हम पॉलिसी खुद बनाएंगे। दूसरा उदाहरण, या सो रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर या फिर यूक्रेन से वॉर नहीं होने के पहले भी, वॉर होने के पहले भी अमेरिका से हमेशा प्रेशर रहता था इंडिया के ऊपर। हमेशा प्रेशर रहता है कि आप रशिया के साथ डील ना करें, आप रशिया से सामान ना खरीदें, स्पेशली मिलिट्री हार्डवेयर, जैसा कि एक है S-400 जो इंडिया ने रशिया से खरीदा हुआ है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो अमेरिका बोलता है कि आप हमारे पार्टनर हैं, हमारे दोस्त हैं, तो आपको रशिया से दोस्ती नहीं रखनी है, आपको रशिया से दुश्मनी रखनी होगी। आप रशिया से सामान नहीं खरीद सकते, वो भी इतना महंगा सामान, कई बिलियन डॉलर्स का है। आप हमारे से, अमेरिका से खरीदें, हम बना के देंगे। आप रशिया से क्यों खरीदना, रशिया हमारा दुश्मन है। तो इंडिया कहता है कि आपका दुश्मन होगा, वो आप समझिए। हमारे साथ रशिया के बहुत पुराने अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं और हम उसको निभाएंगे। और रशिया जो S-400 ऑफर कर रहा है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी है। और हमें लगता है कि जो हमारा जो सिचुएशन है उसमें S-400 रशिया का जो है वो सबसे अच्छा सूट करता है, हमारे लिए सबसे अच्छा यही है। तो हम रशिया से सामान खरीदेंगे। रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका ने बोला कि आप रशिया से तेल मत खरीदें, स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, बिकॉज हमने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है, ताकि रशिया कोई ट्रेड ना कर सके, कोई सामान एक्सपोर्ट ना कर सके, ताकि रशिया की हालत खराब हो जाए, वो घुटनों पे आ जाए और वो अमेरिका और वेस्ट की बात माने और लड़ाई रोक दे। बट इंडिया ने बोला कि हम नहीं मानेंगे, आप, आपका रशिया से क्या झमेला है आप समझे, आप रशिया से तेल नहीं खरीद रहे हैं, वो आपकी मर्जी। हम खरीदेंगे क्योंकि रशिया से हमें चीप ऑयल, सस्ता ऑयल मिल रहा है। और हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे देश लोगों के हित में, हमारे देश हित में यह है कि हमारे देश में एनर्जी सिक्योरिटी हो, हमारे देश में पावर इजिली अवेलेबल हो, फ्यूल, ईंधन, तेल, पेट्रोलियम इजिली अवेलेबल हो। तो हमें अगर सस्ते में रशिया से मिल रहा है तो हम क्यों ना ले। हमारे देश हित में यह है कि हम रशिया से तेल खरीदें। आपकी दुश्मनी है, आपको मुबारक, हमारे साथ रशिया की कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट इंडिया के ये स्टेप में अमेरिका का एक लॉ है जिसको बोलते हैं काटसा, ये आप लोग एज अ होमवर्क नोट कर लीजिए और रीड करेंगे। CAATSA, काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये एक एक्ट है, एक लॉ है जो अमेरिकन पार्लियामेंट में पास हुआ है, अमेरिकन कांग्रेस में। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी, अमेरिका के जो दुश्मन है उनको काउंटर करना है, कैसे, थ्रू सैंक्शंस, सैंक्शंस के थ्रू, उन पे पाबंदी लगा। तो ये लॉ में ऐसा है कि जो भी देश रशिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ और ईरान के साथ डील करेगा उसके ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, अमेरिका उसको सजा देगा, पनिश करने की कोशिश करेगा। बट इंडिया इज डीलिंग विथ रशिया। रशिया के साथ इंडिया ने खरीदा है S-400। ईरान के साथ इंडिया की चाबहार की बात चल रही है। नॉर्थ कोरिया के साथ वैसा कुछ नहीं है। बट सो अमेरिका में लोगों ने बोला कि हम इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, तो इंडिया ने बोला आपको लगाना है सैंक्शन तो लगा दीजिए, आपकी मर्जी, बट हम तो भाई रशिया के साथ डील करेंगे, हमारे फायदे के लिए है, देश हित में है। लास्ट में अमेरिका को बाध्य होके अपने उस लॉ में, काटसा लॉ में इंडिया की ये एग्जेम्पशन देना पड़ा कि इसके लिए ये लॉ में इंडिया एग्जेम्प्ट है, इंडिया के ऊपर ये लॉ लागू नहीं होगा, इंडिया को हम रशिया से डील करने पे सैंक्शन नहीं करेंगे, इंडिया को हम अलाउ करेंगे। सो अलाउ करना पड़ा, क्यों, बिकॉज हमने अपने स्टैंड पे हम खड़े रहे कि हमारे देश हित में ये है, एज अ सॉवरेन कंट्री हमको पता है कि हमारे देशवासियों के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, हम वो करेंगे। इनफैक्ट S जयशंकर बहुत फेमस हो गए हैं ये रशिया के साथ तेल खरीदने के बारे में। जब उनको लोगों ने चैलेंज किया कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, सारा वेस्ट जो है, इंटायर यूरोप, अमेरिका और जो वेस्ट है, वो रशिया को एक कोने में कॉर्नर करना चाहता है और आप रशिया को हेल्प कर रहे हैं तेल खरीद के। जयशंकर ने बोला कि यूरोप को बड़े होने की जरूरत है, यूरोप शुड ग्रो अप, यूरोप बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, बड़े हो जाना चाहिए। और मैच्योरली ये सोच समझना चाहिए यूरोप को कि यूरोप की समस्याएं हमारी समस्या नहीं है, यूरोप की जो समस्या है वो यूरोप समझे,
हमारी जो समस्या हम समझेंगे। आपकी समस्या समस्या है यूक्रेन वॉर, वो हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है एनर्जी सिक्योरिटी, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। सो यू शुड अप्रिशिएट कि हम अपने मैटर्स देखें, आप अपने मैटर्स देखें, हम उसमें अड़ंगा नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पे अड़ंगा ना लगाएं। सो जयशंकर ने ये बहुत अच्छा बयान दिया था। सो हम तेल खरीदते हैं रशिया से। सो ये अगेन देखिए, ये सब एक्सटर्नल मैटर्स है जहां पे हम फ्रीली अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। हमारा देश अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा है जो हमारे देश के हित में है, और बाहर के लोगों के इन्फ्लुएंस, बाहर के दूसरे देशों के इन्फ्लुएंस या प्रेशर में ना आते हुए डिसीजन ले रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सॉवरेनिटी, इंटरनल मैटर्स में और एक्सटर्नल मैटर्स। उदाहरण हमने देख लिए। अब एक सवाल उठेगा कि जो एजेंसीज हैं, मल्टीनेशन इंटरनेशनल एजेंसीज है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, ये जो बाहर की एजेंसी, दीज आर नॉट, ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, ये बाहर का एक बॉडी है, सब एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बहुत सारे देश एक साथ हैं। तो इंडिया अगर यूनाइटेड नेशंस की बात सुनता है, अगर यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन जो बोल रहा है, जो रेजोल्यूशन पास कर रहा है, इंडिया अगर वो मानता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात मानता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीसी की बात अगर इंडिया सुनता है, तो क्या ये इंडिया की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता या भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं है? अगर हम एक सॉवरेन नेशन है तो हम क्यों इनकी बात सुनते हैं? देश के बाहर से बैठ के यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली अगर कुछ बोलती है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड बोर्ड कुछ बोलता है, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस कुछ बोलते हैं, तो हम क्यों मानते हैं? ये तो हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। तो यहां समझना पड़ेगा कि पहला तो इंडिया ने ये ऑर्गेनाइजेशंस को अपने मर्जी से ज्वाइन किया है, किसी ने जबरदस्ती पकड़ के इंडिया को ज्वाइन नहीं कराया है। भारत ने पिक एंड चूज करके कि किसका किसका मेंबर बन सकते हैं, किसका मेंबर नहीं बन सकते हैं, भारत ने डिसाइड किया है। सो भारत ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं बना है, जबकि यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बना है। सो भारत ने अपने हिसाब से डिसीजन लिया है जहां पे भारत के लोगों का फायदा हो सके। सो यूनाइटेड नेशंस अगर कोई रेजोल्यूशन पास करता है, अगर भारत को लगता है कि ये मेरे देश के लिए ठीक है और मुझे ये मानना चाहिए, तो हम मानते हैं। अगर हमें लगता है कि हम नहीं मानेंगे, तो हम नहीं मानते। डिसीजन हमारे ऊपर है, कोई जबरदस्ती नहीं है। कुछ उदाहरण लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशंस का जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, इसको जो मीटिंग होती है, उसमें एक है पेरिस अग्रीमेंट, जहां पे भारत ने बोला कि ठीक है, हम भी इस अग्रीमेंट को मानेंगे और हम आने वाले दशकों में आस्ते आस्ते कोयले का इस्तेमाल कम करेंगे, आस्ते आस्ते हम पेड़ ज्यादा लगाएंगे। सो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका यूज कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करेंगे। सो भारत ने ये माना इसलिए क्योंकि भारत को लगता है कि ये ओवरऑल सबके हित में है। आने वाले टाइम में, या राइट नाउ हम आस्ते आस्ते कोल अभी यूज कर रहे हैं, बट आने वाले दशकों में धीरे धीरे हम आस्ते आस्ते सोलर एनर्जी और हाइडल पावर पे शिफ्ट करेंगे, और अपने टर्म्स पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस अग्रीमेंट ने बोल दिया कि तुमको कल करना है और हमने मान लिया ठीक है हम कल कर लेंगे। हमने बोला है कि ठीक है, पेरिस अग्रीमेंट है जो बोल रहा है कि घटाना है कोयले का इस्तेमाल। अब यहाँ पे अमेरिका का अपना स्टैंड है, फ्रांस का अपना स्टैंड है, इंग्लैंड और इनका अपना स्टैंड है, हमारा अपना स्टैंड है। उनको लगता है कि वो 2050 तक, यूरोप को लगता है कि वो कोयला बंद कर देंगे, कर दें। हम नहीं कर पाएंगे, हम 2070-75 तक करेंगे। सो हमने अपने हिसाब से फैसला लिया है, तो ये सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हमने ये रेजोल्यूशन को माना, एक्सेप्ट किया, और हमने अपने देश में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको अग्री किया है। तो हमारे फायदे के लिए ही अपने देश में हम जो जीव जंतु हैं, जो फ्लोरा एंड फौना है, पेड़ पौधे इत्यादि और जानवर इत्यादि, उनको बचाने के लिए, देश के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम उसको अग्री कर रहे हैं। सो हमारे फायदे में, इसलिए हम अग्री कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक वियना कन्वेंशन होता है। वियना कन्वेंशन के अंडर एक है वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट एक कन्वेंशन है, ये हमने साइन किया हुआ है।
क्यों किया हुआ है? क्योंकि हमारे फायदे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब कुलभूषण जाधव जो हमें अभी भी पाकिस्तान में जेल में है, उनको पाकिस्तान ने पकड़ा और बोला कि ये भारत का जासूस है और जेल में डाल दिया। भारत के जासूस हैं कि नहीं, वो बात की बात है, बट बिकॉज ही इज एन इंडियन सिटीजन, वो इंडिया के एक नागरिक है और नेवी में थे पहले, एक्स नेवी में थे वो पहले, तो उनको बचाना भारत को लगता है कि सही होगा। तो उनको बचाने के लिए अब भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव है, भारत से वकील जाएंगे, उनसे बात करेंगे और फिर जो केस है उस केस को डील करने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल फोरम्स लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अप्रोच करेंगे कि कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तो हमारा वकील जो जाके वहां बात करेगा उनसे, उसके लिए हमें कंसुलर एक्सेस चाहिए। तो अगर हमने वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर एक्सेस साइन किया हुआ है तो ही हम ये कर पाएंगे। अभिनंदन वर्तमान, इंडियन एयरफोर्स के पायलट, जो कि मिग 21 बाइसन उड़ाते हुए पाकिस्तान में गिरे थे, उन्हें छुड़ाने के लिए वियना कन्वेंशन की जरूरत थी, हमने साइन किया हुआ, उसलिए हमें फायदा हुआ। अभी जो करंटली चल रहा है कि कतर ने भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स को फांसी की सजा सुनाई है। अब उनको बचाने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं उसमें भी हमारे राजदूत, हमारे ऑफिशियल्स, हमारे लॉयर्स ये जाएंगे वहां पे, उन नेवी वालों से बात करेंगे और मैटर समझने की कोशिश करेंगे और केस को फिर लड़ेंगे। तो उसके लिए भी हमें कंसुलर एक्सेस चाहिए। अगर कंसुलर एक्सेस की ट्रीटी, वियना कन्वेंशन अगर हमने साइन नहीं की होती, तो हम हमारे लॉयर्स को कोई देश अलाउ नहीं करता वहां पे जाके बात करने के लिए कैदियों से। उसके लिए ये बहुत जरूरी है, तो हमने साइन किया हुआ है वियना कन्वेंशन, ठीक है, जरूरी है। सो अब एक और वियना कन्वेंशन है, वो ओजोन को लेके है, उसके अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, हमने वो भी साइन किया हुआ है, क्योंकि वो हमें अलाउ करता है कि ठीक है कैसे ओजोन को बचाना है, बट हमें टाइम भी देता है कि आपके पास टाइम है, आप 2045 तक आस्ते आस्ते वो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस को आप आस्ते आस्ते कम कर सकते हैं। 2045 तक हमको समय दिया गया है, तो हमने उसलिए उसको भी अग्री किया है। सो इस तरह से देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज हमारी सॉवरेनिटी को कम नहीं करती हैं, क्योंकि हम उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं जो लगता है हमें कि हमारे हित में है, हमारे लोगों के हित में है, देश के हित में। जहां पे लगता है कि हमारे हित में नहीं है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ज्वाइन नहीं किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ज्वाइन नहीं किया है, एक उदाहरण देते हैं कि ज्वाइन करने से क्या हो सकता है। ब्रिक्स समिट, रिसेंटली ब्रिक्स समिट हुई, ब्रिक्स के बारे में पढ़िए, होमवर्क, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स की समिट हुई जोहानेसबर्ग में। कहाँ है जोहानेसबर्ग? दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जोहानेसबर्ग में ब्रिक्स की मीटिंग हुई, वहां पे हेड्स ऑफ स्टेट जाएंगे, सो गए थे। सो इंडिया से मिस्टर मोदी, चाइना से जी जिनपिंग, साउथ अफ्रीका तो होस्ट ही है, आई थिंक उनका नाम है साइरिल रामाफोसा, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं। ब्राजील से गए होंगे आई थिंक लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, ये वहां के प्रेसिडेंट है। देखिए ये सब पता होना चाहिए आपको, न्यूज पढ़ेंगे रेगुलर तो पता रहेगा। रामाफोसा, लूला डा सिल्वा। रशिया से कौन जाएगा? पुतिन। लेकिन यूक्रेन युद्ध के वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये कहा था कि पुतिन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, पुतिन वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, युद्ध में भी कुछ नियम है उनका उल्लंघन कर रहे हैं वो, बहुत सारे लोगों की बेवजह जान ली गई है, तो वॉर क्राइम्स हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। सो पुतिन के अगेंस्ट में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक वारंट निकाला है कि पुतिन को अरेस्ट करना है। अब पुतिन को आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, रशिया के अंदर जाके तो अरेस्ट कर नहीं सकता है। इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का खुद का कोई फोर्स, पुलिस फोर्स नहीं है जो जाके अरेस्ट करेगा। सो अरेस्ट कैसे होगा? हाउ विल पुतिन बी अरेस्टेड? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, जो भी देश ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ज्वाइन किया हुआ है, उस किसी भी देश में अगर पुतिन जाते हैं तो उस देश
का ये ड्यूटी होगा, बिकॉज वो देश आईसीसी का मेंबर है, उसका ड्यूटी होगा कि वो पुतिन को अरेस्ट करे, वो पुतिन को अरेस्ट करके आईसीसी के सामने पेश करे, जहां पे आईसीसी में पुतिन के खिलाफ सुनवाई होगी। ये जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट में पुतिन जाने वाले थे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ज्वाइन किया हुआ है, उनका अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसको बोलते हैं रोम स्टैट्यूट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य होने के लिए रोम स्टैट्यूट साइन करना पड़ता है। जो जो मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनसीबीडी, जो भी चीजें मेंशन कर रहा हूं जो आपको लगता है कि आपको बहुत क्लियरली पता नहीं है या पता है भी, तो भी आप ये सब को वीडियो को पॉज करके या इनको कागज में नोट कीजिए और बाद में इनको विकिपीडिया में पढ़िए, गूगल में पढ़िए, यूट्यूब में देखिए वीडियोस और उनको समझने की, जानने की कोशिश कीजिए। यूपीएससी में सिर्फ किताब पढ़ के या सिर्फ नोट्स पढ़ के या किसी का सिर्फ एक सिंगल सोर्स का वीडियोस देख के एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। वहां पैरेलल स्टडी की जरूरत है, हर एक टॉपिक के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जो भी टॉपिक किसी डिस्कशन में आता है, अगर आपको टॉपिक पे क्लैरिटी नहीं है, आप उसको पढ़ें पैरेलली, यूट्यूब में, विकिपीडिया में, गूगल में पढ़ें और जानने की कोशिश करें। रोम स्टैट्यूट भी देख लीजिए। रोम स्टैट्यूट का सिग्नेटरी या रोम स्टैट्यूट को साइन किया हुआ है साउथ अफ्रीका ने, तो साउथ अफ्रीका आईसीसी का मेंबर है। बीइंग अ मेंबर ऑफ आईसीसी, साउथ अफ्रीका की ये ड्यूटी है कि वो पुतिन अगर वहां पे आते हैं तो उनको अरेस्ट करे, करना पड़ता, अरेस्ट करना ही पड़ता। तो साउथ अफ्रीका ने बोला भाई तो गड़बड़ हो गई, तो साउथ अफ्रीका ने पुतिन को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप मत आइए, आप मत आइए, आप हमारा जो ब्रिक्स का समिट होगा बाकी 4 लोग यहाँ पे रहेंगे और आप रशिया में बैठ के, आप अपने क्रेमलिन में बैठ के, अपने कैपिटल में बैठ के, आप वहां से ही, मॉस्को से ही आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन डिस्कस कीजिए, ऑनलाइन मीटिंग को एड्रेस कीजिए। आप फिजिकली यहाँ पे मत आइए, वरना हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम आईसीसी के मेंबर हैं। इस तरह के धर्म संकट में भारत ना पड़े, इसलिए भारत ने आईसीसी को साइन नहीं किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को साइन करने की और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसके चलते भारत ने साइन नहीं किया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक्स में। लेकिन रफली ये एक आइडिया है जहां पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ट्रीटीज भारत की संप्रभुता को, सॉवरेनिटी को नहीं छीन सकते हैं। अगर उनमें कोई ऐसा प्रावधान है जहां भारत को लगता है कि उनकी सॉवरेनिटी, भारत की सॉवरेनिटी या संप्रभुता पे आंच आ सकती है, तो हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन नहीं करते हैं या उनके 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 कन्वेंशंस को साइन नहीं करते हैं। ठीक है। और जैसे एक और है, यूनाइटेड नेशंस का ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। ये एक डिबेट हो सकता है, आपको इसके बारे में सोचना है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, टॉर्चर के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है वो भारत ने साइन नहीं किया है, जबकि भारत में बहुत जगहों पे कस्टोडियल टॉर्चर होता है, पुलिस द्वारा बंदियों के ऊपर टॉर्चर की बहुत सारे न्यूज आते हैं, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। बट इंडिया ने साइन नहीं किया है। इंडिया ने इसका कारण बताए हैं, इसके कारण है कि जो अगर इंडिया ये साइन कर लेगा तो इंडिया किसी के ऊपर भी जोर जबरदस्ती करके पूछताछ नहीं कर पाएगा। बट भारत में अक्सर टेरर अटैक्स, आतंकी हमले होते रहते हैं। उन आतंकियों से सच उगलवाने के लिए बहुत जरूरी है कि उनके ऊपर फिजिकल फोर्स का यूज किया जाए, वरना वो मजे हुए प्रोफेशनल ट्रेंड हार्डकोर टेररिस्ट हैं जो कि सच नहीं उगलेंगे। अगला धमाका कहाँ पे होना है, कहाँ पे उन्होंने छुपा के रखा है असला बारूद, अगर ये खबर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं निकाल पाएंगी तो देश के लोगों के लिए सिक्योरिटी खतरा है, देश के लिए खतरा है। देश को इस खतरे से बचाने के लिए भारत ने ये इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर साइन नहीं किया है। क्या भारत को करना चाहिए, इसके बारे में आप सोच सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। हमने देखा कि ओवरऑल सॉवरेनिटी के लिए, व्हाट इज सॉवरेनिटी, संप्रभुता क्या है, उसमें हम कैसे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं इंटरनल मैटर्स में एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स में, और एक्सटर्नल एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस हमारी संप्रभुता को कम नहीं करती हैं। दिस वाज द लेक्चर ऑन सॉवरेनिटी और सोवरेन सोशलिस्ट। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑन सोशलिस्ट, जो शब्द हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है सॉवरेन के बाद सोशलिस्ट, उस पर रहेगा अगला वीडियो, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।